बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हमने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि स्टॉक को किस तरीके से मैनेज करना है और किस तरीके से मंथली बेसिस पे उसको रिकंसाइल रखना है ताकि जो हमें फ्यूचर के अंदर जो टैक्स नोटिस है वो रिसीव ना हो सकें। तो एक चीज़ याद रखें, जो टैक्स नोटिस है वो किस वजह से आता है, वो सिर्फ इस वजह से आता है कि अगर जो चीज़ हम मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे कर रहे हैं, हमारी एक स्टेटमेंट में डाटा डिफरेंट है और दूसरी स्टेटमेंट में डाटा डिफरेंट है, इस वजह से आपको उठा के वो नोटिस भेज दिया जाएगा और उसके बाद आपको कहा जाएगा कि इसको एक्सप्लेन करें, जिसपे आपका टाइम भी इन्वॉल्व है, आपकी मनी भी कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी और उसके बाद जस्टिफिकेशन अगर प्रॉपर नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसके ऊपर पेनल्टीज भी होंगी। तो इससे पहले 4-5 दिन पहले हमने एक लेक्चर बनाया था कि शेयर रिटर्न के ऊपर भी कि किस तरीके से हम टैक्स नोटिस से अवॉइड कर सकते हैं। तो सेम वो स्टोरी है। एक चीज़ बड़ी क्लियर कर लें कि टैक्स का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू है वो स्टॉक है। मतलब स्टॉक को आपने परचेज किया, उसके ऊपर इनपुट टैक्स दिया, स्टॉक को आपने सेल किया, उसके ऊपर आउटपुट टैक्स दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 17% जो कॉस्ट, सबसे ज़्यादा कॉस्ट है वो स्टॉक से इन्वॉल्व है और ये उनका फेवरेट टॉपिक है और इसके ऊपर बार बार नोटिस भी रिसीव होते हैं। डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको डिफरेंट टाइम पे रिकंसलेशन के लिए कहा जाता है। तो आपने जब स्टॉक रिटर्न फाइल, सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो इससे पहले जैसे टैक्स प्रोफाइल का हमने एक लेक्चर देखा, सेल टैक्स रिटर्न प्रोफाइल का, इसी तरीके से ये स्टॉक स्टेटमेंट भी बनी होनी चाहिए। अगर आप मैनेजर हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, तो आप इस तरीके से जो भी बंदा वहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि अगर सही तरीके से काम नहीं होगा तो फ्यूचर में जो भी आज जिसको जो समझ आएगी वो फाइल कर देगा, लेकिन साल बाद 2 साल के बाद वो आपको नोटिस आ जाएगा। इवन कोई भी हो सकता है, वो कंसल्टेंट हो सकते हैं, जॉब को वाले हो सकते हैं, कोई मैनेज जॉब जो कर रहे हैं वो मैनेज कर सकते हैं, ओनर्स अगर खुद कर रहे हैं तो वो है। लेकिन जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो काम करने से पहले आपको प्री कंडीशंस फॉलो करनी है, वो बड़ी ज़रूरी है। तो ये स्टेटमेंट बने मंथ एंड के ऊपर, आप इसका प्रिंट निकालें। जो बंदा प्रिपेयर कर रहा है, जो रिव्यू कर रहा है, दोनों बंदे इस पर साइन करें कि जी हम एक्नॉलेज कर रहे हैं जो भी डाटा रिपोर्ट कर रहे हैं इस स्टेटमेंट के मुताबिक है। और ये स्टेटमेंट वो वाली स्टेटमेंट है कि जब आपको नोटिस आता है तो इस तरीके से फॉर्मेट आपको दिया जाता है टैक्स की तरफ से कि आप ये स्टेटमेंट हमें फिल करके दें। इसके बैकएंड पे ऑब्वियसली जो डाटा सारा अवेलेबल होता है, ये मैंने एक सिर्फ समरी बनाई है। इसके बैकएंड पे भी एक लेक्चर हम बनाएंगे फ्यूचर में नेक्स्ट से रिलेटेड, जिसमें हम नेक्स्ट की फाइलिंग और इस तरीके से जो काम करेंगे। लेकिन इसके बैकएंड में पूरा डाटा होगा, प्रोडक्ट वाइज, क्वांटिटी वाइज, हर चीज़ मंथ वाइज सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो मैंने सिर्फ एक समरी बना ली कि वो काम करने के बाद हमने क्या करना है। तो ये आपके सामने ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, उसके बाद उसकी वैल्यू आ रही है। तो ये डाटा हमने कहाँ से उठाना है, इसको अगर हम हाईलाइट कर लें तो ये डाटा हम उठाएंगे। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ये डाटा जो है हमने उठाना है जो लास्ट सेल टैक्स रिटर्न है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये कुछ वो वाली चीज़ें हैं जो हमें मैच करनी है। और ये वैल्यू भी कहाँ से आएगी, लास्ट सेल टैक्स रिटर्न से। ठीक है, वहां से हमने वैल्यू उठा ली। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी हमने 300 की परचेज की है, उसकी वैल्यू ये थी। अब इस स्टेटमेंट की ब्यूटी ये है कि इसके अंदर आपको क्वांटिटी भी नजर आ रही होगी, वैल्यू भी। तो दोनों चीजें क्यों हमने पैरेलल चलाई हैं, ये भी मैं थोड़ी देर तक आपको इसको क्लियर करता हूँ। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी स्टॉक कुछ रिटर्न भी हुआ है, मैंने मैक्सिमम एग्जांपल ले ली है। फिर हमने सेल किया है, उसके बाद कुछ स्क्रैप भी हुआ है। यानी कि जो स्टॉक, फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट की वारंटी जो थी वो 2 साल की है, 2 ईयर्स की आपने वारंटी दी हुई है। तो आपके पास कुछ स्टॉक रिटर्न आ गया। जब आपके पास रिटर्न आया, कस्टमर ने तो कहना है जी आपकी वारंटी है, आप मुझे रिटर्न दें। जब आपके पास एक्चुअल में आया तो आपको पता चला उसमें से 11 यूनिट जो है स्क्रैप हो गए हैं। तो ये स्क्रैप भी हम उसको शो करते हैं, क्योंकि स्क्रैप या डिसमेंटल भी पार्ट जस्टिफाइड कॉस्ट है और बिजनेस मॉडल के मुताबिक हमने जब ओरिजिनली सेल किया तो हमने इसको ऊपर टैक्स दिया है। उसके बाद जब इसकी रिटर्न आई है तो हमें पता चला ये स्क्रैप है। तो ये कुछ मॉडल, अगर पूरे साल की एग्जाम्पल लें तो हम ये कहते हैं जी 175 जो मॉडल हैं वो स्क्रैप हुए हैं। उसके बाद आता है कि जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमने कैसे कैलकुलेट किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, हमने इसके अंदर प्लस कर दिया परचेजेस, प्लस हमने कर दिया सेल रिटर्न, माइनस हमने कर दिया स्टॉक जो सेल है, कंजम्पशन है, और फिर ये माइनस कर दिया जो स्क्रैप है, ये भी कंजम्पशन है। तो हमारे पास जो डाटा आएगा वो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का। तो इस तरीके से मंथ वाइज आपने सारी रिकंसलेशन बना लेनी है। मंथ वाइज डाटा आपने फिट करते जाना है, मंथ वाइज इसको चीज़ों को मैच करते जाना है। और जब फॉर एग्जांपल आप मंथ वाइज ये कर रहे होंगे तो साल के एंड पे हमें पता चलता है कि हमारी जो परचेज है वो 4775 यूनिट्स है। ठीक है, और हमारी उसकी वैल्यू कितनी है, 8.3 मिलियन, ये उसकी वैल्यू है। और सेल रिटर्न हुई है 2813 और 115 मिलियन जो है उसकी वैल्यू है। उसके बाद सेल है हमने किया है जनाब 7.5 मिलियन। तो नेट सेल कितनी रिपोर्ट हो जाएगी, 7591 माइनस 2813। तो ये हमारी बेसिकली नेट कंजम्पशन है।
ठीक है, जो नेक्जेरेफ के लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे कि उसमें कैसे रिपोर्ट करना है, क्योंकि नेक्जेरेफ की बेस पे बेशुमार नोटिस अब रिसीव हो रहे हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि उसकी बेस पे स्टॉक रिकनसाइल हो रहा होता है। और उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है ये भी कंजम्पशन है, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। ये जो पार्ट है बेसिकली स्टॉक रिटर्न हुआ, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी कंज्यूम हो गई हैं लेकिन वो स्क्रैप की फॉर्म में सेल नहीं हुआ, तो इसमें से हम मजीद इसको 175 को भी माइनस कर देंगे। ये बेसिकली जो ट्रायल बैलेंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है उसके अंदर डिटेल कवर्ड है उस कोर्स के अंदर, लेकिन सिर्फ मैं आपको यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ कि इस तरीके से हमने इसको मैनेज करना है। और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, दिस स्टॉक शुड बी इन नेक्जेरेफ, ठीक है, ये नेक्जेरेफ के अंदर ये स्टॉक आना चाहिए। ये फाइनेंशियल जो क्लोजिंग हमारी रिटर्न है उसके अंदर जो स्टॉक है, सॉरी, ये वहाँ पे ये रिपोर्ट होना चाहिए, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है एज पर ट्रायल बैलेंस, एज पर सेल टैक्स रिटर्न ये डाटा आना चाहिए, क्योंकि ये हमें सपोर्ट कर रहा है कि हमारी मंथ वाइज सारी वर्किंग एक्यूरेट है। ठीक है, ये करने के बाद जो भी बंदा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप टैक्स का काम कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट बनाने के बाद एक बंदा इसको प्रिपेयर करे और दूसरा बंदा उसको साइन करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि अगर ये डाटा सही नहीं होगा तो फ्यूचर के अंदर आपको नोटिस रिसीव हो जाएगा। सारी चीज़ें ठीक होंगी, हर चीज़ सही होगी, लेकिन चूंकि आपने डाटा सही रिकनसाइल नहीं किया और आपने डाटा गलत रिपोर्ट कर दिया, उसकी बेस पे आपको नोटिस रिसीव होगा। तो जब नोटिस रिसीव होगा तो उसमें ऑब्वियसली टाइम भी इन्वॉल्व है, मनी भी है, कॉस्ट भी है, सब कुछ इन्वॉल्व है। तो ये जब आपने काम कर लिया उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि जी मेरी जो अकाउंट्स के अंदर परचेज आ रही है ना वो 8.3 मिलियन है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जी हमारी जो परचेज है टोटल है वो 8.3 मिलियन है। उसके बाद ये करने के बाद ये एक स्टेप नहीं है कि हमने सिर्फ एक स्टेप कर लिया कि जी ये रिपोर्ट बन गई, नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमने डाटे को मैच करना है जो हमारे नेक्जर ए में डाटा आ रहा है। तो ये बेसिकली जो स्टेल रिटर्न है ये क्या है, नेक्जर ए में जो डाटा आ रहा है कि नेक्जर ए ये कह रहा है कि जी आपकी जो टोटल सेल है ना वो है 7.4 मिलियन, और हमने यहाँ पे उसके ऊपर जीएसटी पे किया 1.2 मिलियन, और हमारे पास यहाँ पे सेल कितनी आ रही है 8.3 मिलियन। अब ये डिफरेंस है। अब क्यों डिफरेंस है, यहाँ पे आप देखें तो हर महीने मैच आ रहा है, लेकिन मैंने जून के महीने में आके डिफरेंस रखा तो हमें पता चला जी ये डिफरेंस आ रहा है 8,97,000 रुपये का। तो हमें पता होना चाहिए कि ये डिफरेंस किस चीज़ का है, क्यों डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो हमें जब पता चला किस चीज़ का है तो हमने कहा जी अच्छा ये जो जून की सेल है जो परचेज थी 8,97,000, ये बेसिकली हमने अकाउंट्स में, ये जो स्टेटमेंट है ये अकाउंट्स के मुताबिक बन रही है, सॉफ्टवेयर के मुताबिक बन रही है, लेकिन रिटर्न में चूंकि हमारे पास जो डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं 180, लेकिन चूंकि रिटर्न में हमारे पास डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं 180 डेज, हम विद इन 180 डेज जो परचेज है वो ले सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि जी क्यों डिफरेंस है, हमें हाईलाइट हो गया। अगर देखें टाइमिंग डिफरेंस है तो हमें पता होना चाहिए, गलती है फिर भी हमें पता होना चाहिए, लेकिन अगर हमें क्लियर नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। इस तरीके से जो हमारी डायरेक्शन होगी, जैसे ही हमारी डायरेक्शन रॉन्ग हुई तो वन फाइन डे एक मटेरियल अमाउंट यहाँ पे मिलती जाएगी और हमें कह दिया जाएगा कि भाई आप स्टॉक की रिकंसलेशन दें, स्टॉक की डिटेल दें। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ठीक नहीं है, अगर ड्यूरिंग द पीरियड कोई गलती हो गई है तो ये सालों साल गलती चलती जाएगी। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है अब आप खुद देख लें। इस वजह से इसको रिकंसाइल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब एफबीआर की तरफ से डिफरेंट तरीके से प्रेशर्स आ रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपको न्यूज़ शेयर की जाए डेली बेसिस पे, लेकिन ये वो वाली चीज़ें हैं जिसकी बेस पे नोटिस रिसीव हो रहा है। नेक्जेरेफ के ऊपर मैं बनाऊंगा एक डिटेल के नेक्जेरेफ को रिकंसाइल कैसे रखना है, लेकिन सेल टैक्स प्रोफाइल, सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ये स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी है। इसको आज ही फॉलो करें। इस पर टाइम लगेगा, स्टार्ट में हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन कुछ लोग फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन आप डाटे के ऊपर कॉन्फिडेंट होंगे। जब भी आप रिटर्न फाइल करें आप एक स्टेटमेंट सामने रखें कि जी ये मेरी समरी है, इसके पीछे मेरे पास सारा डाटा है और इसके मुताबिक स्टेटमेंट फाइल होनी चाहिए। अच्छा जी, ये पॉइंट हो गया कवर। उसके बाद अब हमें पता चल गया कि ये डिफरेंस है, और डिफरेंस क्यों है, नेक्स्ट ए परचेज वाज नॉट सिलेक्टेड इन सेल टैक्स रिटर्न, टाइमिंग डिफरेंस अगले महीने आ जाएगी, इस महीने नहीं ली तो अगले महीने आ जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्यों डिफरेंस है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब नेक्जेरेफ के लेक्चर में जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं उन्होंने तो बड़ी डिटेल में चीजें स्टडी की हुई है नेक्जेरेफ की, और उसमें छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं वो भी हमने यूज की हैं कि किस तरीके से हमने जो सेविंग करनी है, चीजों को, नोटिस को बचाना है। तो अब ये पॉइंट है कि यहाँ पे जब आपने सब कुछ कर लिया तो हमने 3 तरह की चीजें इसमें यूज की हैं कि हमने स्टेटमेंट बनाने के बाद नंबर 1 सेल टैक्स रिटर्न के साथ कंपेयर किया, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लूँ अगर, तो नंबर 2 हमने ये किया कि हमने इस डाटे को किसके साथ कंपेयर किया, हमने ये इसके साथ कंपेयर किया जी, जो हमारा
अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डाटा आ रहा है वो आ रहा है 1,28 यानी कि 128 मिलियन, और टैक्स रिटर्न में आ रहा है 127 मिलियन। तो डिफरेंस कितना है? 8,97,928 रुपए का। तो ये कौन सा डिफरेंस है? ये वही डिफरेंस है कि हमने सॉफ्टवेयर के अंदर तो परचेज ले ली, यानी कि स्टॉक हमने बुक कर लिया, लेकिन हमने 127 मिलियन के अंदर 8,97,000 जो लास्ट मंथ यानी कि जून की परचेज थी, ये वाली जो परचेज थी, ये वाली ये हमने ऐड नहीं की। और हमें पता है ये आइडेंटिफाइड डिफरेंस है, और हमें हमें क्लियर होना चाहिए क्यों है। क्योंकि हमारे पास एज पर रूल 180 डेज है, 180 डेज में हम ले सकते हैं। हमने अकाउंट्स में पहले बुक कर लिया, स्टॉक आया था, जीआरएम वही हमने कर लिया, लेकिन टैक्स वाले ने सिलेक्ट नहीं किया, इनपुट नहीं लिया, वो अगले महीने ले लेगा। अब अगले महीने जाके क्या होगा? अकाउंट्स में जो परचेज है वो कम होगी, सेल टैक्स रिटर्न में ज्यादा होगी, तो एक रिकंसलेशन बन जाएगी। आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। इन चीज़ों को याद रखें, इनको इस्तेमाल करें। अगर आप इस फ्यूचर में नोटिस से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका काम स्मूथ रहे, और वैसे भी चीज़ें स्मूथ होती हैं, सिर्फ और सिर्फ मसला कहाँ पे आता है? फाइलिंग की वजह से। तो इस चीज़ को हैबिट बनाएं, चीज़ों को यूज़ करें, जो जो चीज़ें उसमें होती हैं इसको फॉलो किया करें। इसमें काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, और इससे रिलेटेड अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मेंशन किया करें, ताकि जो लर्निंग का जो प्रोसेस है हम एक दूसरे से सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।